हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शारीरिक विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। यानी शारीरिक विकास किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, पहले हम इसको देखते हैं। तो शारीरिक विकास का अर्थ या स्वरूप क्या होता है, इसको हमने आपको बता चुका हूँ मैं कि विकास का अर्थ होता है कि जहाँ पर गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलुओं पर विचार किया जाता है उसे हम विकास कहते हैं। तो शारीरिक यहाँ विकास की बात हो रही, तो सीधा सीधा अर्थ यही है कि शरीर के विकास के संदर्भ में हम लोग गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलुओं को देखेंगे। गुणात्मक पहलू वे पहलू होते हैं जो होते हैं उसका पूरा निश्चित पैमाने के आधार पर मापन नहीं किया जा सकता, और मात्रात्मक पहलू वे पहलू होते हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं। उसका एक निश्चित पैमाना होता है, जैसे लंबाई, वजन, शरीर का आकार, भार, शरीर का ढांचा, यानी गोल शरीर है, लंबा शरीर है, पतला से, इस प्रकार से जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है मतलब मात्रात्मक पहलू और गुणात्मक पहलू दोनों दृष्टिकोणों को हम लोग ध्यान में रख करके शारीरिक विकास का अर्थ आज हम लोग समझेंगे। अगर शारीरिक विकास की हम बात करें, शारीरिक विकास के अर्थ की बात करें, तो इसमें जो है अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो शरीर के ढांचा को भी शामिल किया जाता है। ढांचा का मतलब क्या होता है, शारीरिक विकास के अंतर्गत ढांचा को भी, शारीरिक ढांचा को शामिल किया जाता है। मतलब शरीर की रचना कैसी है, शरीर का आकार कैसा है, और शरीर की लंबाई कैसी है, भार कैसा है, और एक प्रकार से कहिए शरीर की जो है वो निर्माण संबंधी जितने भी अंग उपांगों का विकास है, उसके आकार है, अंग उपांगों का स्वरूप क्या है, ये जो है शरीर के ढांचागत शारीरिक ढांचा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। विकास के अंतर्गत शारीरिक ढांचा को विकास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वही हम अगर दूसरा पहलू देखें तो शारीरिक विकास के अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथि, सामान्यतः ग्रंथि क्या होती है हमारे शरीर में, एक प्रकार का विभिन्न प्रकार के थैला होते हैं जिसमें एक प्रकार का रस भरा होता है। उसमें सामान्यतः दो प्रकार के रस भरे होते हैं, एक होता है हार्मोन्स और दूसरा होता है एंजाइम। जो एंजाइम वाले रस होते हैं वो बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, और जिसमें हार्मोन्स होता है वह अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। तो जो बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वह ब्लड से रिलेटेड नहीं होती हैं। जैसे हमारे शरीर से में से आँख में से आंसू निकलना, पसीना निकलना, थूक का निकलना, तो ये जो होती हैं ये जो है बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। इसका ब्लड से या किसी नली से कोई संबंध नहीं होता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं शारीरिक विकास के लिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलता है जो ब्लड में मिल करके हमारे शरीर के विभिन्न अंग उपांगों की रचना करता है, उनके क्रियाविधि गतिविधियों को नियंत्रित भी करता है, उनका निर्माण भी करता है, उनको नियंत्रित भी करता है, उनका संचालन भी करता है। ऐसे जो हड्डियों का जैसे निर्माण करना, अंगों का निर्माण करना, हमारे टेम्परेचर को नियंत्रित करना, ऐसी ग्रंथियां जो होती है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि इत्यादि अनेक ग्रंथियां होती हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इस अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से शरीर में विभिन्न पोषक तत्वों में संतुलन, उनका संवहन, ये भी कार्य होता है। संतुलन भी होता है, संवहन भी होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, अंगों का निर्माण करना, अंगों की विभिन्न गतिविधियों जैसे हृदय की धड़कन है, ब्लड सर्कुलेशन है, तापमान हो, इत्यादि जो गतिविधियां हैं विभिन्न अंगों के माध्यम से संचालित होती हैं, वह भी अंतःस्रावी ग्रंथियां पूरे शरीर को नियंत्रित करती हैं। एक प्रकार से ये समझिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है शरीर के आंतरिक अंगों को नियंत्रित, संयमित और क्रियाशील और निर्माणकारी बनाती हैं। यह जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसीलिए शारीरिक विकास के लिए बहिर्स्रावी ग्रंथियां का विशेष योगदान नहीं होता, विशेष योगदान होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों का। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं यह हमारे शरीर के गुणात्मक और क्षमता इत्यादि पहलुओं पर विशेष आधारित होती हैं जो हमारे शारीरिक विकास के लिए उत्तरदायी होती हैं। यह भी जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। आगे चलते हैं।
स्नायु मंडल कहा। स्नायु मंडल का जैसे होता है, आप जो जानते हैं इसको नर्वस सिस्टम कहा जाता है, या आप लोग सुने होंगे तंत्रिका तंत्र। यानी हमारे शरीर में अनेक प्रकार की नसें होती हैं, जिस नसों में खून, कुछ नसों में खून भी संचरित होता है पूरे शरीर में, कुछ नसों में जल का संचरण होता है। और ये जो नसें होती हैं सिर्फ इतना ही तक नहीं होती, ये नसें जो हमारे शरीर में जो संवेदनाएं होती हैं, जैसे कहीं आपको चोट लगती तुरंत ब्रेन को सूचना जाती है, वह नर्वस सिस्टम का ही देन है। हम किसी व्यवहार को देख करके हम जो भावनात्मक अभिव्यक्ति करते हैं, यानी भाव प्रकट करते हैं, प्रसन्नता, दुख, हर्ष इत्यादि, वह भी किसके कारण से घटित होता है, किसके कारण से हम प्रकट करते हैं, इसके भी पीछे कारण क्या है, नर्वस सिस्टम। यानी वो जो स्नायु मंडल है, नर्वस सिस्टम है, जो नसें हैं, वो सूचना वहाँ तक ले जाती है। यहाँ तक मैं कहूँ कि जो हमारे शरीर में का जो शरीर है, जो शरीर है उसमें इतनी अधिक नसें होती हैं, जिससे जो है तंत्रिका तंत्र के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों को भी क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, जो संचालित भी किया जाता है, जिसके कारण से जो है हमारा विकास क्या होता है, प्रभावित। इसके संग संग जैसे हमारे अंदर जो संवेगों का वाहन होता है, संवेग जो हम प्रकट करते हैं, सोचना, विचारना, स्मृति, तर्क, चिंतन, संयम, नियंत्रण और संतुलन इत्यादि जो भी हम मानसिक रूप से कंट्रोल करते हैं, या इन सब गतिविधियों में जो कुछ भी हम मानसिक रूप से विचार करते हैं, समझते हैं, बताते हैं, व्यवहार करते हैं, उन सभी गतिविधियों के पीछे तंत्रिका तंत्र का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे होता है ना, जिसकी जैसी मानसिक प्रवृत्ति होती है वैसा उसका शारीरिक व्यवहारिक क्रियाकलाप इत्यादि घटित होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो तंत्रिका तंत्र है वह हमारे भावात्मक, स्मृति की क्षमता, संवेगों को नियंत्रित और उससे संवहन की क्षमता इत्यादि को निर्धारित करता है। इसीलिए कहा जाता है जिसका जैसी सोच होता है उसका वैसा व्यवहार होता है। तो इस प्रकार से स्नायु जो मंडल होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, वह हमारे पूरे व्यक्तित्व का एक ड्राइवर की भूमिका में होता है। पूरे व्यक्तित्व का क्या होता है, एक ड्राइवर होता है। जिधर जैसा स्नायु मंडल, आपकी जैसी नर्वस सिस्टम की संरचना होगी, जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका मानसिक विकास, उतना ही आपके विभिन्न ग्रंथियाँ, उसी प्रकार से आप शारीरिक संरचना का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं। जो शारीरिक विकास का अर्थ है, मांसपेशियों के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो हमारे शरीर में मसल्स होती, जो मांसपेशियाँ होती, जो मांस होती है, उस मांसपेशियों में वृद्धि कैसा हो, यानी उसका वृद्धि का विकास कैसे होता है। जैसे हमारे शरीर में चर्बी का बढ़ना घटना, उस शरीर जो हमारे मांसपेशियों में जितनी अधिक ऊर्जा होगी उतना ही हम किसी कार्य को अधिक देर तक कर सकते हैं। मांसपेशियों में जो स्टेमिना होती है, किसी कार्य को लंबे समय तक करने की क्षमता जो होती है, वह हमारे शरीर में मांसपेशियों में दृढ़ता, मजबूती इत्यादि के कारण से ही होती है। अतः मांसपेशियों में समय के अनुसार, जैसे बाल्यावस्था से अगर अब किशोरावस्था, युवावस्था की तरफ बढ़ते हैं, तो मांसपेशियों की शक्ति, आकार, स्वभाव, क्षमता, ऊर्जा इत्यादि में वृद्धि होती है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो मांसपेशियों में जो वृद्धि होती है, उनमें जो ऊर्जा होती है, उनमें जो स्टेमिना होती है, जो कार्यकुशलता की शक्ति होती है, अवस्था के अनुसार जो आकार बदलता है, उसके विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार जो उसमें परिवर्तन होते हैं, वे भी हमारे शारीरिक विकास के ही घटक होते हैं। अर्थात जो हमारा शारीरिक विकास होता है वह शरीर के बाह्य संरचना पर भी निर्भर करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर भी निर्भर करता है, तंत्रिका तंत्र यानी स्नायु मंडल पर भी निर्भर करता है, और मांसपेशियों पर भी निर्भर करता है। अतः शारीरिक विकास शारीरिक ढांचा के साथ साथ अंतःस्रावी ग्रंथि, तंत्रिका तंत्र, स्नायु मंडल और मांसपेशियों का एक संयुक्त परिणाम है। एक संयुक्त क्या है, स्वरूप है, एक समुच्चय है। किसका शारीरिक ढांचा, अंतःस्रावी ग्रंथि, स्नायु मंडल और मांसपेशियों का एक संयुक्त स्वरूप क्या है, शारीरिक विकास है। हर्लॉक ने कहा था कि जो शारीरिक जो विकास होता है, विकास लयनात्मक होता है, लय में होता है विकास, परंतु यह नियमित नहीं होता। जैसे कहा जाए कि अगर विकास का अगर स्वरूप देखा जाए तो जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एक लय है, एक तारतम्यता है, एक लय होता है, एक दिशा में होता है, परंतु यह नियमित हो, सब में समान समय लगे, ऐसा नहीं होता।
समय में विभिन्नता होती है। इसीलिए हरलाक ने कहा था विकास लयनात्मक होता है परंतु नियमित नहीं। ऐसा नहीं कि सबके लिए समान ही समय होता, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। ये इनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इसलिए मैं बता दिया क्योंकि यूपी टेट सी टेट में कभी कभी पूछता रहता है। अब अगर हम लोग सामान्य रूप से अगर देखें तो शारीरिक विकास की विशेषता किस रूपों में देखने को मिलती है। अगर आपका शारीरिक विकास संतुलित है, व्यवस्थित है, तो ये शारीरिक विकास का आपका स्वरूप कैसा है, शारीरिक विकास की गतिविधियाँ कैसे आपको देखने को मिलती हैं, किस रूप में सामान्य रूप से देखा जा सकता है। अगर उसको परिलक्षित यानी देखना है तो सामान्य रूप से इसकी विशेषताएं दो रूप में देखने को मिलती है, रचनात्मक, दूसरा है क्रियात्मक विकास। रचनात्मक का मतलब यहाँ हुआ कि शरीर के आकार, रचना, स्वभाव, रूप, शारीरिक वाह जो है अंगों की संरचना इत्यादि के रूप में देखा जाता है, भार, लंबाई इत्यादि के रूप में। ये रचनात्मक विकास के रूप में हम शारीरिक विकास को देख सकते हैं। दूसरा अगर इसकी हम विशेषता देखें तो क्रियात्मक विकास का यहाँ तात्पर्य है कि जो विभिन्न अंगों का जो संरचना है, विभिन्न अंगों की जो गतिविधियाँ हैं, क्रियाविधि हैं, जैसे अगर ये कहा जाए क्रियाविधि के अंतर्गत देखा जाए तो अंगों की क्रियाविधि के अंदर जैसे हृदय की धड़कन, श्वास की स्थिति कैसी है, अंगों की कार्यशैली की है, ग्रंथियों का कार्य कैसा है। यानी एक प्रकार से अगर क्रियात्मक का मतलब ये कहा जाए कि कार्य करने की क्षमता के अनुसार भी हम शारीरिक विकास को देख सकते हैं। यदि कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी है तो हमारा शारीरिक विकास बहुत अच्छा है। अगर रचनात्मक स्वरूप हमारा बहुत अच्छा है तो शारीरिक विकास बहुत अच्छा है। अर्थात शारीरिक विकास को सामान्य रूप से देखने के लिए रचनात्मक और क्रियात्मक दोनों क्षमता, दोनों गतिविधियों को संयुक्त रूप से देख करके ही निर्धारित किया जा सकता है कि शारीरिक विकास का स्वरूप कैसा है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा ये बताया हुआ अर्थ आप समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक जहाँ भी हैं आपके मित्र उनको शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।